अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स के बाद क्या ईरान पर जो पाबंदियां खत्म होंगी उससे पाकिस्तान को कितने तिजारती फवायद हासिल हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान को तेल सस्ता मिलेगा? लेकिन क्या पाकिस्तान की रिफाइनरीज इस काबिल हैं कि उस खाम तेल को बेहतर रिफाइन कर सके? और आखिर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो सका? आज ईरान के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात के हवाले से और हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं माशी तौर पर ट्रेड के हवाले से, इसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ स्टॉक मार्केट का अगला हफ्ता कैसा रहेगा, बार्कलेज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है बॉन्ड्स की, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आगे का ध्यान क्या बनता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्तों में जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई और लास्ट वीक चूंकि बहुत ही छोटा वीक था, जून और जुलाई के रोल ओवर का भी वीक था, इसके अलावा आशूर की छुट्टियों की वजह से वीक भी बहुत स्क्वीज होकर के सिर्फ 3 दिन का रह गया था, इसलिए एक्टिविटी हमें काफ़ी कम नज़र आई। मार्केट भी थोड़ी सी रेंज बाउंड में नज़र आई, लेकिन समहाउ मार्केट क्लोज टू 180,000 बंद हुई है। लेकिन आगे का क्या ध्यान है इसके बारे में तो मैं तफसील से बाद में बताऊंगा। आज का जो अहम टॉपिक है वो है ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। ट्रेड के हवाले से अगर ईरान पर से सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की जो पीस डील हुई है उसके MOU के अंदर एक बात, सबसे अहम बात यह है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म की जाएंगी, पाबंदियां ख़त्म की जाएंगी, उनके फ्रोज़न एसेट्स को बहाल किया जाएगा, आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। इन तमाम बातों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पाकिस्तान के हवाले से है वो है क्या पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल दरामद करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो पाकिस्तान अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान हर साल अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए तकरीबन 17 अरब डॉलर का तेल दरामद करता है, क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान के ऊपर से ये पाबंदियां ख़त्म होती हैं, नरम होती हैं, तो पाकिस्तान दोबारा से ईरानियन क्रूड बरामद कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, और यकीनन वो उसे कम कीमत पर भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ उसमें जो फ्रेट के चार्जेस हैं, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी ईरान से पाकिस्तान में कम पड़ेगी। माजी में पाकिस्तान मजमूई तौर पर सऊदी अरब, UAE और ईरान से ऑयल बरामद करता था। अगर पाकिस्तान अपनी कुल ज़रूरियात का सिर्फ 10 से 20% भी ऑयल क्रूड जो है वो ईरान से लेना शुरू कर दे तो पाकिस्तान को 170 से 340 मिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि ना सिर्फ ये कि वो क्रूड उसको सस्ता मिल सकता है, बल्कि उसकी फ्रेट की लागत भी कम पड़ेगी, और ये पाकिस्तान के दरामदी बिल और करंट अकाउंट को बेहतर करने में बहुत मुआविन साबित हो सकता है। बट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट इज। क्यों? सवाल ये है, अगर ईरानी तेल इतना सस्ता है और उसको पाकिस्तान को वारे में आता है तो वो अब तक क्यों नहीं खरीद रहा? असल मसला सिर्फ पाबंदियां नहीं है, बल्कि क्या हमारी रिफाइनरीज उसे क्रूड को रिफाइन करने की सलाहियत रखती हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बेशतर रिफाइनरीज जो क्रूड को रिफाइन करने की जो सलाहियत रखती हैं उसमें ईरानी क्रूड के साथ मसला ये है कि उसमें सल्फर कंटेंट या फर्नेस ऑयल उससे ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड नहीं है। और पाकिस्तान की जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो अब फर्नेस ऑयल कम से कम इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया से फर्नेस ऑयल की डिमांड ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम ईरानी क्रूड अगर मंगा करके रिफाइन कर भी लेते हैं तो उसे बेचना वारे में रिफाइनरीज को नहीं आता, क्योंकि उसको डिमांड ही नहीं है फर्नेस ऑयल की इतनी ज़्यादा। हाँ, जो एक रिफाइनरी पाकिस्तान के पास है, पाक अरब रिफाइनरी पार्को, उसके पास क्रूड को, ईरानी क्रूड को रिफाइन करने की एक बेहतर सलाहियत है, जो कि उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ हम एक बुनियादी फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं, और ये फ़र्क इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। इंडिया की रिफाइनरीज जदीद हाइड्रोक्रैकर्स
और डीप कन्वर्जन यूनिट से लैस हैं। ये भारी तरीन खाम तेल को रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। डीजल, पेट्रोल और दीगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाई जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी सहूलत नहीं है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज इतनी अपग्रेडेड नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी के पास ये सलाहियत है और वो इस सिलसिले में काम कर सकता है। दूसरी पाकिस्तान रिफाइनरी है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो कि 50,000 बैरल यौमिया तैयार करता है, अगर वो अपग्रेडेशन प्लान के ऊपर काम कर रहा है और अगर उसका ये जल्द मुकम्मल हो जाता है तो वो अपनी कैपेसिटी को डबल कर सकता है और ईरानियन क्रूड को रिफाइन करने की उसके अंदर सलाहियत है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त रिफाइनरीज का मसला है वो अपग्रेडेशन का है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज इतनी जदीद और टेक्नोलॉजी से हमआहंग नहीं है, जिसकी वजह से ईरानी क्रूड को रिफाइन करना इस वक्त पाकिस्तान की रिफाइनरीज के इख्तियार में या बस में मुमकिन नहीं है। अगर वो रिफाइनरीज अपग्रेड होती हैं और कुछ अरसा लगेगा उसके अंदर, उसके बाद हम इस काबिल हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ईरान से हमारे पास पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्मगलिंग के जरिए हो रही है, वो भी हमारी इस वक्त डिमांड को काफ़ी 10 से 15% फुलफिल कर रही है। हमें चाहिए कि हम उसको चैनलाइज करें, क्योंकि इस वक्त क्रूड रिफाइन को इंपोर्ट करना वो मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, जब तक आपकी रिफाइनरी पॉलिसी नहीं आ जाती, जब तक आपकी रिफाइनरीज अपग्रेड नहीं हो जाती। हाँ, जो ईरान से डीजल और पेट्रोल इस वक्त ज़मीनी रास्तों से स्मगल होकर के आ रहा है, अगर हम उसको चैनलाइज कर लें, उसे प्रॉपर इंपोर्ट करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान की हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा और हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो सकेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। लोग समझते हैं कि अभी पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ही पाकिस्तान ईरान से गैस लेना शुरू कर देगा। ये आसान नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है फ़िलहाल, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा तवील मंसूबा था और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। तकरीबन 700-800 किलोमीटर का एरिया वेकेंट है। ईरान ने अपने हद तक तो काम किया हुआ है और पाकिस्तान को अपने हिस्से का काम करने के लिए, अपने मुल्क में इस लाइन को बिछाने के लिए तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर की मज़ीद ज़रूरत है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी 2031 तक कतर के साथ गैस का, LNG का मुआहदा कर चुका है। पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन के जरिए जो गैस मिलने की उम्मीद हम लिए बैठे हैं और एक्साइटेड हो रहे हैं, ये फिलफौर मुमकिन नहीं है और वो हमें गैस वारे में भी अभी नहीं आएगी। 2030 के बाद ही हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। पैसा कहाँ से आएगा और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, मज़ीद पाइपलाइन बिछाने के लिए 3 से 4 साल का मज़ीद वक्त भी दरकार होगा। तो जनाब, कंक्लूजन ये है कि ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा हम इस वक्त बातें की जा रही हैं मईशत के हवाले से कि ईरान से तो फ़ौरन गैस और पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा हमें सस्ता, ये इतना आसान नहीं है। अभी वक्त है इसमें और इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो फिलफौर ख़त्म भी नहीं हो रही, बल्कि उसे बतदरीज अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाएगा और उसके अंदर अभी 60 दिन में उनके साथ नेगोशिएशंस भी टेक्निकल लेवल्स की हो रही हैं। और अभी आपने सुना भी होगा कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अचानक कुछ डिस्टर्बेंस भी हुई है। तो ये जो मामलात हैं ये इतनी आसानी से रिजॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम। हाँ, पाकिस्तान को ईरान के साथ तिजारत के बहुत ज़बरदस्त मौक़े मिल रहे हैं। ख़ाम तेल बरामद करने के साथ साथ पाकिस्तान को गैस की सप्लाई के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मीट है, मिल्क है, इसकी बहुत बड़ी डिमांड ईरान के अंदर है और पाकिस्तान ये एक्सपोर्ट कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान ईरान की प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी आयरन ओर और स्टील की प्रोडक्ट्स भी ले सकता है, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए पूरी कर सके। अभी ईरान जो है जिस तरह से जंग के बाद के हालात से दो चार है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से होगा, वहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, बहुत तबाही हुई है। उसके लिए ईरान को इस वक्त सीमेंट की
स्टील की बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकता है और अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। गोश्त की प्रोडक्ट पाकिस्तान की ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा काबिल कबूल है और पाकिस्तान की गोश्त की पैदावार बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान उसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी वो एक अच्छी मंडी साबित हो सकती है। चाहिए ये कि पाकिस्तान इस वक्त उनके साथ तिजारती रवाबत के साथ साथ सिफारती और सियासी रवाबत भी अपने बेहतर करे, ताकि पाकिस्तान का जो स्पेशली जो बहुत डिस्टर्ब एरिया है बलूचिस्तान का, वहाँ पर जो इंसर्जेंसीज हैं, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, उसे भी ईरान के साथ मिल करके पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है। अब आ जाइए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ। गुज़िश्ता हफ्ते जैसा कि मैंने अपनी इब्तिदा में बताया कि बहुत शॉर्ट वीक था, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स 1,80,000 पॉइंट के पास बंद तो हुआ है। आगे का ध्यान तेज़ी तो बनता है, लेकिन जानते हैं आप कि क्योंकि अब नेक्स्ट सीज़न जो है वो जुलाई के अंदर जून एंड की क्लोजिंग के बाद रिजल्ट सीज़न शुरू होगा और अगले 1-2 महीने के अंदर हमें बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, उनकी अर्निंग्स का पता चलेगा, उनकी बैलेंस शीट्स का पता चलेगा, उनकी डिविडेंड पे आउट्स आएंगी, तो पाकिस्तान की मार्केट भी उसी के साथ परफॉर्म करेगी और जो अच्छी डिविडेंड कंपनीज होंगी, जो अच्छा पे मास्टर्स होंगी, यकीनन उनके अंदर एक अच्छी रैली भी बनती हुई नज़र आ रही है। साथ ही एक खुशखबरी ये है कि बार्कलेज बैंक ने, जो कि एक बहुत बड़ा बैंक है दुनिया का, उसने पाकिस्तान की बॉन्ड्स की रेटिंग्स को बेहतर किया है और उससे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए रास्ते खुलने में आसानी हो सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर ख़ास तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है आगे जा कर के। साथ साथ फर्टिलाइज़र और सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी हमें बहुत अच्छी लीड मिल रही है और आगे जा कर के उसके अंदर भी बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।